हेलो एवरीवन, मैं वर्षा जैन स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है C3 बाय वीजे, दैट इज क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट बाय वर्षा जैन। और आज का लेक्चर रहेगा सबसे गर्मा गर्म टॉपिक पे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू डिमांड। गर्मा गर्म इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 4 5 6 साल से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अगर पैटर्न को देखेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे तो शायद ही कोई पेपर रहेगा जिसमें डिमांड ना दिखे आपको। ठीक है, और पार्ट 1 यहाँ पे हमने इसलिए लिखा है क्योंकि इसके काफ़ी पार्ट हम कवर करेंगे। पार्ट 1 में हम बेसिक पार्ट कवर करेंगे और पार्ट 2 में एडवांस वर्जन इसका कवर करेंगे। डिमांड पूरा कवर होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चों के लिए बेस्ट लेक्चर है, और अगर बात करें 12th के बच्चों की जिनका डिमांड बाकायदा अकेडमिक में एक चैप्टर है तो उनके लिए भी ये बेस्ट लेक्चर है समझने के लिए कि डिमांड होता क्या है। ये दोनों के पर्पस को सॉल्व करेगा। अभी हम थ्योरी पार्ट लेंगे और आई थिंक पार्ट 3 में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, यानी कि पार्ट 1 में मोर ऑफ आपका रहेगा बेसिक, पार्ट 2 में आपका रहेगा एडवांस, और पार्ट 3 में आपका रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कि क्या क्या उठा है और कैसे कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको लॉजिक्स लगाने हैं अगर क्वेश्चन डिमांड में से आए आपके पेपर में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, डिमांड होता क्या है, राइट? डिमांड है क्या? तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने डेफिनेशन है कि डिमांड इट इज दैट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर is able and willing to buy at a particular time and a particular price। मैं आपको सीधा देसी भाषा में लेके चलती हूँ, ठीक है? आप किसी दुकान पे गए और आपने कहा भैया जरा चीनी दे दो। मैं किसी दुकान पे गई, मैंने कहा भैया जरा चीनी दे दो, तो सामने वाले का पहला सवाल रहेगा कितनी। यानी कि जब मांगा जाता है तो हमेशा क्वांटिटी में मांगा जाता है बहनों और भाइयों। यही रीजन है कि डिमांड के डेफिनेशन ने पहले बता दिया क्वांटिटी में होगा, राइट? ऑफ अ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज एबल एंड विलिंग। एबल एंड विलिंग का क्या कॉन्सेप्ट है कि भैया मेरा मन है कि मेरे पास एक चमचमाती BMW हो, ये मेरी विलिंगनेस है। विलिंगनेस का मतलब होता है इच्छा। लेकिन मेरे बैंक में जो रोकड़ा है वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि एक्टिवा की सेकंड हैंड स्कूटी से ही काम चलाना पड़ेगा। यानी कि जो मेरी क्षमता है, क्षमता बोले तो एबिलिटी, यानी कि मेरी सैलरी कितना मुझे बोल रही है कि तू कितना खरीद सकती है कितना नहीं, राइट? तो एबिलिटी और विलिंगनेस दोनों होनी चाहिए। BMW खरीदने का मन है लेकिन मेरी क्षमता नहीं है तो वो मेरी डिमांड नहीं है। ठीक उसी तरीके से सेकेंड हैंड एक्टिवा की स्कूटी खरीदने की मेरी क्षमता एबिलिटी है लेकिन मेरा मन नहीं है तो वो भी डिमांड नहीं है, राइट? इसके बाद जो आपका अगला कंपोनेंट आता है वो आता है टाइम। टाइम हर किसी को अच्छे से नचाता है, टाइम डिमांड को भी नचाता है। समय में बहुत शक्ति होती है। यकीन मानिए वो समय ही है जिसने इस वक्त आपको बोला कि भाई ये लेक्चर देख लेते हैं, मेरे पेपर में आ सकता है, आ जाएगा, नॉलेज ले लेते हैं। एक बार रिजल्ट में अच्छा हो गया, पेपर कवर हो गया, पेपर में डिमांड आ गया, आपका अच्छा हो गया, उसके बाद इस लेक्चर की जो इंपॉर्टेंस है, जो डिमांड है वो आपके लिए खत्म हो जाएगी, राइट? तो हम इस दुनिया में जो भी मांगते हैं वो टाइम को मद्देनजर रखते ही मांगते हैं। 11th पास आउट करने के बाद 11th की बुक्स आपकी किसी काम की नहीं है। 11th तक वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट 11th में ही इंपॉर्टेंट है, 10th में भी वो आपके किसी काम नहीं आने वाली, राइट? तो अब उनकी डिमांड नहीं करेंगे। उसके बाद आता है प्राइस, कीमत। इस दुनिया में हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। हर चीज मतलब हर चीज। आप घर में कोई भी चीज खरीद के लाते हैं, किसी भी चीज को मांगते हैं दुकान पे जाके, तो उसके लिए आपको एक बहुत अच्छी एक अच्छा अमाउंट चुकाना पड़ता है, और इसलिए यहाँ पे लिखा है हमने प्राइस। तो मोटा मोटा हमने 5 कंपोनेंट यहाँ पे कवर किए कि डिमांड जो है वो 5 कंपोनेंट से पड़ता है। कौन कौन से? एक तो आपकी क्वांटिटी हो गई, मात्रा, उसके बाद आपका एबिलिटी हो गई यानी कि क्षमता, उसके बाद आपका विलिंगनेस हो गई यानी कि इच्छा, टाइम समय, और जो लास्ट में आपका आया वो आया कीमत। ठीक है, तो इट इज दैट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज एबल एंड विलिंग टू बाय एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड एट अ पर्टिकुलर प्राइस। अगर इसमें से कोई भी एक कंपोनेंट हटा देंगे तो डिमांड अधूरी रह जाएगी। ठीक है, मुझे चांद चाहिए, क्या ये मेरी डिमांड है? सोच के बताइए। आंसर है नहीं। इसे बदतमीजी कहा जाता है, राइट? एक ऐसा शख्स जिसे पता ही नहीं कि चांद को खरीदना पॉसिबल है या नहीं।
डिमांड का मतलब वो है जो यहाँ पे 5 कंपोनेंट से मिलकर बना है। इन पांचों में से अगर कोई भी फैक्टर मिसिंग है दैट मीन्स डिमांड नहीं है। और यकीन मानिए ये सेम डेफिनेशन आपके पेपर में बहुत बार आई हुई है। आप इस डेफिनेशन को समझ जाएंगे तो आप क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। यहाँ तक सब क्लियर है? बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, यानी कि डिमांड को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। वो फैक्टर जिन पर डिमांड टिकी हुई है। तो सबसे पहला फैक्टर जो किसी भी आम आदमी से पूछा जा सकता है और वो इसका सही जवाब देगा, ठीक है, वो है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, वस्तु की अपनी कीमत। 4 फैक्टर यहाँ पे ब्रॉडली बोले गए हैं, है बहुत से फैक्टर, लेकिन मेन जो लॉजिक है वो 4 फैक्टर के पीछे काम करता है। हमने 4 फैक्टर समझा दिए और यकीन माने इसके बाद आपको किसी और फैक्टर की थ्योरी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि आपका लॉजिक क्लियर हो चुका होगा तब तक। तो पहला जो है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, हम यहाँ की सीधा एक्सप्लेनेशन पर आते हैं। बाय द टाइम हम धीरे धीरे सारे पॉइंट कवर करेंगे। तो पहला है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। आपको मुझे बचपन से सिखाया गया है, हम बचपन से देख देख कर बड़े हुए हैं क्या, कि भाई अगर कीमत ज्यादा है तो छूना नहीं है, और अगर कीमत कम है तो छोड़ना नहीं है। है ना? मतलब आपने बचपन से मम्मी, दादी, पापा, दादा को ये बर्ताव, बिहेवियर करते हुए देखा है सेल्समैन के सामने कि वो ज्यादा कीमत पर कम मांगते हैं और कम कीमत पर ज्यादा, और वही आपके दिमाग में कोडेड हो गया है, बस गया है। और ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, पढ़ाने की जरूरत नहीं है। मांग, यकीन मानिए ये जो मांग है ना, ये आम आदमी का ही कॉन्सेप्ट है। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है ये आम आदमी का। इनफैक्ट आपकी इको है ही पूरी आम आदमी की। इसके पीछे भी बहुत जबरदस्त कहानी है, वो मैं आपको क्लियरली बहुत एक्सप्लेनेटरी में मैं सिखाऊंगी जब मैं आपको इको के इंट्रोडक्शन के सेशन से मिलवाऊंगी। मतलब जब मैं आपको इको का इंट्रोडक्शन आपके सामने रखूंगी आने वाले लेक्चर्स में। अभी मैंने एक ब्रीफली एक टॉपिक उठा लिया, दैट इज डिमांड, जो पेपर में बहुत बार आया हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि आम आदमी के ऊपर, यानी कि भाई तेरे और मेरे ऊपर है, ठीक है। तो आप जो करते हो वही यहाँ पे लिखा है कि कम कीमत पे ज्यादा, ज्यादा कीमत पर कम, ठीक है। यहाँ पे एक डायग्राम बनेगा, डायग्राम बना हुआ है, लेकिन मैं आपको बकायदा ये वहां पे बनाना सिखाऊंगी, ठीक है। सबसे पहली बात ध्यान से समझिएगा, क्योंकि पेपर में बहुत बार आता है और बहुत से बच्चे जाने अनजाने इसको गलत कर देते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। लेकिन यहाँ पे आपका कोई कॉन्सेप्ट वीक नहीं रहेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे हम। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आ जाएगा प्राइस ऑफ गुड, यानी कि किसी भी वस्तु की कीमत जिसकी बात कर रहे हैं। और नीचे आ जाएगा डिमांड, मांग, राइट। डिमांड को हम डेफिनेशन पढ़कर आए हैं कि क्वांटिटी भी कहा जाता है। तो आप मतलब डिमांड क्वांटिटी में ही होती है, तो आपके यहाँ पे क्वांटिटी भी हम लिख सकते हैं। आप डिमांड बोलिए, क्वांटिटी डिमांडेड बोलिए, एक ही बात है। मांग बोलिए, मांगी गई मात्रा बोलिए, एक ही बात है। तो डायग्राम बनेगा कैसे, ध्यान दीजिए। शुरू में आप क्या करेंगे, एक पॉइंट अपनी मर्जी से ले लेंगे। क्यों? क्योंकि हर कहानी कहीं ना कहीं से शुरू होती है, राइट। वैसे ही हमारा ये जो डायग्राम है ये किसी ना किसी पुराने पॉइंट से शुरू होगा। और इस पॉइंट का मतलब क्या है? इस पॉइंट का मतलब ये है कि इतना प्राइस है, और इतनी डिमांड है, राइट। ये प्राइस है और ये डिमांड है। उसके बाद लॉजिक पे जाइए। लॉजिक क्या कहता है? लॉजिक ये कहता है कि भाई प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, और प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, राइट। इसका मतलब प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है। अब प्राइस कम होगा तो जितना है उसी से तो नीचे जाएगा ना। अभी कितना, अभी इतना है, गिरेगा तो इसके अंदर ही, इसके नीचे ही गिरेगा। और अगर डिमांड बढ़ने को बोला है तो भैया डिमांड जितना है इतना ही तो है, तो इसके बाहर ही तो जाएगा ना भाई। मैं यहाँ पे कॉमन सेंस की बात कर रही हूँ। क्लियर ना हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं आंसर दूंगी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, आपने कीमत गिराई और डिमांड बढ़ाई। अब आप क्या करेंगे, जो नया पॉइंट है उसको लोकेट कर देंगे। हमने यहाँ लोकेट कर दिया बहुत प्यार से, तमीज के साथ। और फिर यहाँ पे इन दोनों पॉइंट को ऐसे जोड़ेंगे कि आपका डब्बा बन जाए। डब्बा बन गया ना, ये डब्बा बन गया, ठीक है, ऐसे।
ठीक है जी। अब आप देखेंगे आपके मोटे मोटे 2 पॉइंट उभरे होंगे। इन दोनों पॉइंट को एक सीधी लाइन से मिलाएंगे ना, तो ये आपका आ जाएगा डिमांड कर्व, राइट। डिमांड कर्व कई लोग रटते हैं कि ऐसा होता है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि डिमांड कर्व ऐसा क्यों होता है। इस दुनिया का हर वो कर्व जिसकी एक एक्सिस बढ़ने पर दूसरी एक्सिस गिरेगी, कीमत गिरने पर डिमांड बढ़ेगी, राइट। तो लाजमी सी बात है उसका शेप यही होगा। पेपर में आया हुआ है कि भैया डिमांड कर्व कैसा बनता है, तो आपको इस शेप का नाम भी पता होना चाहिए, दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। हिंदी में बोले तो नीचे की ओर ढालू, नीचे की ओर ढालू। ठीक है जी, राइट। यहाँ तक कोई डाउट है? थोड़ा सा डायग्राम डर्टी बना है जस्ट बिकॉज कि आपकी मैम की हैंड राइटिंग बहुत गंदी है, बट हाँ कोशिश करती हूँ कि वो दिक्कत ना देकर कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा स्ट्रेंथ कर पाए हम। तो आई होप आपको ये डायग्राम क्लियर हो गया है। तो हमने क्या सीखा अब तक? हमने ये सीखा, मोटा मोटा ब्रीफ करूँ, कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड गिरता है, प्राइस गिरने पर डिमांड बढ़ता है। इस रिश्ते को क्या बोलेंगे? इस रिश्ते को बोलेंगे इनडायरेक्ट, ठीक है ना, इनडायरेक्ट। हिंदी में बोलेंगे अप्रत्यक्ष। और जब दो फैक्टर्स में रिश्ता इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष होता है, तो डायग्राम ऐसा ही बनता है। क्यों? मैंने ये भी बताया आपको, क्योंकि एक गिरेगा तो दूसरा बढ़ेगा, तो जो आपकी लाइन का स्लोप है वो वही आएगा जो डिमांड कर्व का है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दूसरा फैक्टर आता है प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि भाई रिलेटेड गुड क्या है, संबंधित वस्तु किसे कहते हैं? तो भाई ये होती हैं दो तरीके की। लेकिन इससे पहले रिलेटेड गुड है क्या? तो भाई अगर एक के प्राइस में चेंज आने से दूसरे की डिमांड को फर्क पड़ता है, कहा जाता है ना, तेरी तकलीफ से मेरी आह निकलती है, तुम्हें दिक्कत होती है तो मुझे दिक्कत होती है। वो रिलेशन जब दो चीजों में होता है उसे कहते हैं रिलेटेड गुड। ठीक है, ये दो तरीके की होती है। पहला है कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक वस्तुएं, और दूसरा है सब्स्टिट्यूट गुड्स, यानी कि स्थानापन्न वस्तुएं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन हमें आगे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड की। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड होता क्या है, राइट? ऐसी दो चीजें जो मिलकर एक दूसरे को पूरा करती है। एक खत्म होगी तो दूसरी की जरूरत खत्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब पेन की इंक खत्म हो जाती है तो हम उसको हवा में ऐसे उछाल के फेंकते जैसे कभी कोई रिश्ता ही नहीं था बेचारे थे, राइट? तो ऐसे में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं पेन और इंक का, मोबाइल सिम का, राइट? अब यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऐसी चीज जिस एक का प्राइस दूसरे की डिमांड को अफेक्ट करता है, तो प्राइस ऑफ पेन लिया और यहाँ पे डिमांड ऑफ इंक लिया, ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बात रिलेटेड की थी, क्योंकि बात रिलेटेड की थी, क्योंकि बात रिलेटेड की थी, इसीलिए एक का प्राइस दूसरे की डिमांड। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर 5 वाला पेन महंगा होकर 7 रुपए का हो जाता है तो हम उसको रिप्लेस कर कर उसी की जगह कोई और पेन खरीदेंगे जो 5 रुपए का हो, यानी कि इस पेन की डिमांड कम हो जाएगी, हाँ या ना? और अगर इसकी डिमांड कम हो जाएगी, इस पेन की डिमांड कम हो जाएगी, तो जो कंपनी इस पेन के अंदर डालने का स्पेसिफिक रिफिल बनाती है, पर्टिकुलर वो रिफिल जो इसके पेन में डलेगा, वो कम मांगा जाएगा, नहीं मांगा जाएगा? मांगा जाएगा ना, सिंपल सा लॉजिक है। दूसरी तरफ अगर यही पेन सस्ता हो गया तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी तो इसमें डलने वाला रिफिल भी ज्यादा मांगा जाएगा, राइट? जस्ट अ कॉमन सेंस, राइट? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि जो आपका प्राइस ऑफ पेन था और डिमांड ऑफ इंक था, ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया था हमने इस सेक्शन को, फिलहाल ये सिर्फ समझाने के लिए किया था। रिश्ता हमें इन दोनों में देखना है, ठीक है, कि प्राइस ऑफ पेन बढ़ा, डिमांड ऑफ इंक कम हो, प्राइस ऑफ पेन कम हुआ,
डिमांड ऑफ इंक बढ़ा। तो ये रिश्ता क्या हुआ, रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता है इनडायरेक्ट, आपको मालूम है ना, अप्रत्यक्ष। और जब अप्रत्यक्ष रिश्ता होता है तो डायग्राम कैसा बनता है, एक्सीलेंट डायग्राम बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। इतना कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया मैम हमारा, इतना तो हमें आता है, आई नो यू आर अ गुड स्टूडेंट, राइट। तो एक गिरा तो दूसरा बढ़ा, फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे एक तरफ प्राइस का पेन हो गया, दूसरी तरफ डिमांड ऑफ इंक हो गई, ठीक है ना, ये फर्क है, दैट्स इट। बाकी रिश्ते के ऊपर डायग्राम बना, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बना। आइए अब चलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड पे। सब्स्टिट्यूट गुड मतलब या तो तू या तो मैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है एक दूजे के लिए, ठीक है, और सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है या तो तू या तो मैं। इन शॉर्ट कॉम्प्लीमेंट्री मतलब शादी से पहले और सब्स्टिट्यूट मतलब शादी के बाद। जोक्स पार्ट, ओके। तो ऐसे तो कॉम्पिटिटर जो एक साथ दोनों इस्तेमाल नहीं हो सकते, अगर एक इस्तेमाल होगा तो दूसरा इस्तेमाल नहीं होगा, राइट। यहाँ पे एग्जांपल आ जाता है टी कॉफी, या तो एक टाइम पे आप टी पियेंगे या एक टाइम पे आप कॉफी पियेंगे ना। कोलगेट या दंत क्रांति, कोई भी ऐसे दो ब्रांड ले लीजिए जो एक साथ आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो अगेन एक का प्राइस दूसरे की डिमांड, ठीक है। तो आपको मालूम है ना, जब एक चीज महंगी होती है तो हम बहुत खूबसूरती से उसके सब्स्टिट्यूट यानी कि उसके कॉम्पिटिटर की तरफ दौड़ पड़ते हैं। हम आम आदमी हैं, जो सस्ता मिलेगा हम उसको चुनेंगे, और जो महंगा मिलेगा उसको छोड़ देंगे, राइट। मुझे मालूम है कि आप में से कुछ लोग मेरी तरह सनकी होंगे जिन्हें चाय ही चाहिए, उन लोगों के लिए अलग से एक कॉन्सेप्ट है, मैं करवाऊंगी, लेकिन तब तक के लिए सिर्फ इतना कि हम आम आदमी हैं, सस्ते को चुनेंगे, महंगे को छोड़ेंगे। ये मैं आपको सिखा नहीं रही, ये आपको बचपन से पता है, ये आप रोज करते हो, राइट। और अगर टी सस्ती हो जाती है तो लोग क्या करेंगे, जो कॉफी है उसको छोड़कर टी की तरफ आएंगे और टी की डिमांड बढ़ जाएगी, राइट। रिश्ता कैसा हुआ इन दोनों के बीच में, देखिए दोनों की डायरेक्शन सेम सेम है, दोनों एक साथ अप जा रहे हैं, दोनों एक साथ डाउन जा रहे हैं। तो इस रिश्ते को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डायरेक्ट प्रत्यक्ष, राइट। अभी तक इनडायरेक्ट का समझ में आ गया था, उसका डायग्राम भी समझ में आ गया, लॉजिक भी समझ में आ गया, लेकिन भाई डायरेक्ट वाला फंडा क्या है, तो यहाँ का फंडा मैं आपको समझाती हूँ। अगेन एक तरफ एक का प्राइस ऑफ एक्स, ठीक है ना, मतलब टी ले लेते हैं, हमने टी का एग्जांपल लिया था, और नीचे आ जाएगा आपका डिमांड ऑफ कॉफी। एक का प्राइस दूसरे की डिमांड, रिलेटेड की बात है, ठीक है। हर बार की तरह एक पॉइंट अपनी मर्जी से ले लिए। उसके बाद लॉजिक क्या कहता है, प्राइस बढ़ेगा, एक का प्राइस बढ़ेगा दूसरे की डिमांड बढ़ेगी, राइट। तो एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद इसको आप लोकेट करके एक डब्बा बना लीजिए इस पॉइंट को। अब देखिए जो दो पॉइंट है वो अंदर की तरफ आए होंगे, उसको छू कर एक लाइन बनेगी, ये आ गया आपका डिमांड का। समझ में आया, क्या समझ में आया कि भाई हम साथ साथ है, समझ में आया मैम। सीधा रिश्ता यानी कि तू बढ़ेगा तो मैं बढ़ूंगा, खुदा ना खास्ता तुझे गिरना पड़ा तो मैं तेरे साथ गिरूंगा, सीधा रिश्ता है, ठीक है जी। जैसा कि हमने इस टेबल में देखा था ना, ए प्राइस ऑफ टी बढ़ेगा तो डिमांड ऑफ कॉफी बढ़ेगा, क्योंकि तब लोग टी को छोड़कर कॉफी पे जाएंगे, और अगर प्राइस ऑफ टी कम होगा तो डिमांड ऑफ कॉफी कम होगी, क्योंकि तब टी सस्ती है तो लोग कॉफी को छोड़ के टी के पास आएंगे, ठीक है जी। आई होप यहाँ तक क्लियर है। तीसरा जो फैक्टर आता है वो आता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम। आपको मालूम है ना कि इनकम के ऊपर बहुत सी डिमांड डिपेंड करती है, लेकिन यहाँ पे मुद्दा है कि भाई किन चीजों की बात हो रही है, किन वस्तुओं की बात हो रही है। तो यहाँ दो वस्तुओं की मेनली बात हो रही है, एक नॉर्मल एक इंफीरियर, एक सामान्य और एक घटिया, ठीक है। नॉर्मल गुड क्या होते हैं, रटने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस लगाइए। हर वो चीज जो तुम्हें लगता है कि मैम कल को जब मेरा रुतबा हो जाएगा, मैं कमाने लग जाऊंगा, मेरी तैयारी शुरू हो जाएगी मैम, तो मैं इस चीज को खरीदूंगा। ऑब्वियस सी बात है, आप अभी जिस चीज को खरीद रहे हो उससे बेहतर चीजों को खरीदेंगे, राइट। ऑब्वियस सी बात है, हर इंसान के बाय डिफॉल्ट माइंड की कोडिंग कहती है कि भैया तुझे और ऊंचे लेवल पे आना है, और ऊंचे लेवल पर आना है। दैट मीन्स पहले से और बेहतर जो अच्छी चीज़ है उनको यूज करना है। तो यहाँ पे नॉर्मल गुड का मतलब ये है, इफ द इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिजल्ट इंक्रीज इन डिमांड ऑफ अ गुड, देन दैट गुड इज नॉर्मल गुड, राइट। समझ में आया आपको, इनकम बढ़ी
तो तुम्हारा नॉर्मल गुड की डिमांड बढ़ती है। कम हो गई तो आप उसको कम मांगते हैं। एग्जाम्पल लिए क्रीम मिल्क। अब यहाँ पे दिल पे मत लीजिएगा अगर आप टोन मिल्क इस्तेमाल करते हैं, हम खुद यहाँ पे टोन मिल्क इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए समझाया गया है कि भैया क्रीम मिल्क अच्छा ले लिया, टोन मिल्क थोड़ा कम अच्छा ले लिया, ठीक है। तो अगर इनकम बढ़ेगी, हम यहाँ पे देसी घी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, शुद्ध देसी घी है ना, तो इनकम बढ़ेगी तो इनकम देसी घी ज्यादा आएगा, और अगर इनकम कम होगी तो देसी घी कम आएगा। राइट, समझ में आया आपको? रिश्ता कैसा है बताइए? एक्सीलेंट, डायरेक्ट है मैम, दोनों सेम डायरेक्शन पे जा रहे हैं। तो भाई माफ कीजिएगा, थोड़ा सा पीछे आ गए। तो भाई डायग्राम कैसे बनेगा? डायग्राम वैसा ही बनेगा मैम, डायरेक्ट का आपने बताया तो है, बस यहाँ पे इनकम आ जाएगा और यहाँ पे डिमांड ऑफ देसी घी आ जाएगा या नॉर्मल गुड, जो जिसकी भी बात हो रही है। अब ये भी सवाल उठता है कि मैम इस शेप को क्या बोलेंगे? जैसे जो डिमांड का शेप था ऐसा, उसको आपने डाउनवर्ड स्लोपिंग बताया था, इस शेप को क्या बोलेंगे? तो देखिए कॉमन सेंस, ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो इसको बोलेंगे अपवर्ड स्लोपिंग, ऊपर की ओर ढालू। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो कर्व देखिए ना, अगेन सीधा रिश्ता है, आपको तो पता ही है, राइट? कोई दिक्कत? एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। उसके बाद आता है इंफीरियर गुड, यानी कि घटिया वस्तुएं। इफ द इंक्रीज इन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर रिजल्ट डिक्रीज इन डिमांड ऑफ अ गुड, देन दैट गुड इज इंफीरियर गुड। वहां देसी घी लिया था ना, यहाँ पे तुम कोई भी लोकल ब्रांड ले लो, मैं यहाँ पे डालडा ले रही हूँ, ठीक है, कोई भी लोकल ब्रांड, एक लोकल वनस्पति ले लो, डालडा हालांकि लोकल नहीं है, बट सिर्फ समझाने के लिए कह रही हूँ, एक ऐसा ब्रांड जिसके देसी घी से कम रेपो है, ठीक है, किसी भी देसी घी से। हमारे घर में दोनों पाए जाते हैं, है ना, आपके भी मेरे भी, एक देसी घी भी एक डालडा भी। बस ये मेहमान की करतूतों पे निर्भर करता है कि उसके खाने में कौन सा घी डलेगा, राइट? अच्छा वाला तो देसी, नहीं तो आपको तो पता ही है। तो अगर यहाँ पे टोन मिल्क भी हमने एग्जाम्पल लिए, ठीक है ना, कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगता है कि मैम मैं अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन जब मेरा लेवल इंप्रूव होगा, मैं अच्छा कमाऊंगा, तो मैं इसको दरकिनार, इसको रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, स्टूडेंट लाइफ है ना, स्टूडेंट लाइफ सबसे ज्यादा आपको जिंदगी के एक्सपीरियंस देती है, क्योंकि आपकी मंथली जो पॉकेट मनी होती है वो बहुत लिमिटेड होती है, राइट? और आपको उसमें से चुनना होता है क्या चुना जाए क्या ना चुना जाए, राइट? अभी आप उतना ज़्यादा खर्च नहीं कर पाते होंगे, लेकिन जैसे ही आपकी सैलरी शुरू होगी आपका लेवल और बढ़ेगा। और इसका मतलब ये नहीं कि भैया तंगी सिर्फ आपकी लाइफ में है, हमारी लाइफ में भी है। हर बंदा चाहता है जो उसकी इनकम का लेवल है वो बढ़ता जाए, ताकि वो और अच्छी अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करता जाए। ठीक है, तो इंफीरियर गुड वो है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मन में एक टीस सी चलती है कि भैया जिस दिन मेरा इनकम का लेवल बढ़ेगा मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा। तो यहाँ पे उसी की बात हो रही है। रिश्ता कैसा देखे, इनकम बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, तो मैम मैं कम अच्छी चीज़ें कम मांगूंगा, और अगर गिरेगी तो मजबूरी है मैम, मुझे ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इनकम बढ़ती है तो कौन डालडा, कैसा डालडा, मैं किसी डालडा को नहीं जानता। और अगर इनकम कम होती है तो भाई आजा मेरे डालडा, सुख दुख का साथी मैं और मेरा डालडा, राइट? तो इंसान की फितरत ही ऐसी है। तो रिश्ता कैसा देख रहे हैं हम यहाँ पे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? बताइए बताइए। एक्सीलेंट मैडम, डायरेक्शन आगे पीछे है ना, ऊपर नीचे है ना, एक ऊपर एक नीचे है, तो भाई इनडायरेक्ट है, अप्रत्यक्ष है, एक अप एंड डाउन है, राइट? तो कर्व कैसा बनेगा? परफेक्ट, जैसा कि प्रकट हो गया आपके सामने, कर्व बनेगा मैम डाउनवर्ड स्लोपिंग। इंटेलिजेंट बॉस, ठीक है, क्योंकि क्या रिश्ता है यहाँ पे, उल्टा रिश्ता है। उल्टे रिश्ते में आपका कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग आता है कि मैम मेरी इनकम कम होगी तो मैं टोन मिल्क या डालडा घी या इंफीरियर चीजें ज्यादा मांगूंगा, राइट? उसके बाद आता है इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट एंड द डिमांड ऑफ द कमोडिटी। आपको मालूम है कोई चीज अगर दिल को भा जाती है तो आप उसे ज्यादा मांगते हैं, और अगर कम भाती है तो आप उसे कम मांगते हैं। ये लॉलीपॉप वाला पॉइंट है, इजी सा पॉइंट है। इसका डायग्राम हमने नहीं बनाया क्योंकि नहीं बनेगा, ठीक है। डायग्राम मेनली उन्हीं टर्म्स के साथ बनता है जिनको आप मेजर कर सकते हो, माप सकते हो, राइट? इंटरेस्ट को आप नंबर में मेजर नहीं कर सकते, अंकों में नहीं वो कर सकते, इसलिए इसका डायग्राम नहीं बनता। लेकिन फिर भी कई लोग बनवा देते हैं, कई टीचर बनवा देते हैं,
तो अगर बनानी है तो आपको मालूम है सीधा रिश्ता है, इंटरेस्ट बढ़ेगा तो भैया आप ज़्यादा मांगोगे, इंटरेस्ट कम है तो कम मांगोगे, तो सीधे मतलब आपको मालूम है ना, ऐसे बनता है। कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ये आपके, आप तो राजा बेटा हो। इसके बाद यहाँ तक हमने क्या किया, यहाँ तक हमने 4 फैक्टर कंप्लीट किए, किसके, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, डिमांड को क्या क्या प्रभावित करता है। इसके बाद हम आते हैं लॉ ऑफ डिमांड पे, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड बोले तो अब लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड कहता है, ये अलग हेडिंग है, ठीक है, ये कहता है, लेकिन इससे पहले ये क्या कहता है, मैं ना आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, ठीक है। मैं जो बोलूंगी उसको ध्यान से सुन के बताइएगा कि मैं सही हूं या गलत, ठीक है। मैंने कहा कि भाई मान लो मैगी है, ठीक है, मैगी है, मैगी कीमत बढ़ गई तो मैं मैगी कम ही खरीदूंगी, और अगर मान लीजिए मैगी सस्ती हो गई तो मैं मैगी ज्यादा ही खरीदूंगी, ठीक है, मान लीजिए मैंने ये बोला। तो मैं पूछ रही हूँ कि मैं यहाँ सही हूँ या गलत हूँ, ध्यान से सुनिए और बताइए। मैंने कहा कोई भी चीज अगर महंगी होती है, मान लीजिए आपकी मैगी 15 से 20 की हो गई, एग्जाम्पल है, तो मैं उसे कम ही मांगूंगी, और अगर वो सस्ती हो गई तो मैं उसे ज्यादा ही मांगूंगी। मैं सही हूं या गलत हूं? कुछ लोगों को लगेगा मैम सही है, कुछ लोगों को लगेगा गलत है, लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे मैंने सिर्फ उसके अपने प्राइस से रिश्ता कायम किया, लेकिन भाई बाकी के 4 फैक्टर भी तो है, इंटरेस्ट है, इसके बाद आपका इनकम है, इसके बाद आपका प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड है, बाकी के 3 फैक्टर भी तो है ना जो डिमांड को नचाते हैं। तो मैं सिर्फ एक फैक्टर के ऊपर कैसे बोल सकती हूँ कि भैया प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम ही होगी, और अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी ही, राइट। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैगी महंगी हो गई और हमने तो बोल दिया भैया कम मांगेंगे हमको, ठीक है, लेकिन बीच में आपकी इनकम बढ़ गई तो, या फिर आपका जो यिप्पी नूडल है वो और महंगा हो गया, यानी कि वो 25 रुपए का हो गया तो, या फिर मैगी को लेके दीवानगी बढ़ गई तो जिएंगे तो मैगी के साथ, मरेंगे तो मैगी के साथ, वी लव मैगी, राइट। यानी कि अगर बाकी फैक्टर्स में फर्क आया तो ये जो रिश्ता पड़ा पड़ाया रटा रटाया है ना, ये झूठा साबित हो जाएगा बॉस, कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा। यानी कि अगर हमें ये सही साबित करना है, देखिए हमने लॉ लिखा है, लॉ सही साबित करना है हर हाल में, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, मैम देखो ये सही तो है लेकिन पूरा सही नहीं है ना, तो पूरा सही करने के लिए क्या करेंगे, एक लाइन ऐड कर देंगे, कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। इसका मतलब जो इनकम थी वो सेम की सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, जो रिलेटेड गुड्स का प्राइस था वो भी सेम का सेम है, उसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ, जो इंटरेस्ट था मैम वो भी सेम का सेम है, उसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ। अगर सब कुछ सेम है, किसी में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो हाँ मेरे बॉस ये बिल्कुल सही है कि कीमत बढ़ेगी तो हम कम मांगेंगे, और अगर कम होगी तो ज्यादा मांगेंगे, राइट। तो लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है कि there is an inverse relationship between price and demand of the commodity, keeping other factor constant। भाई keeping other factor constant, बाकी तीनों को, प्राइस को छोड़कर जो पहला था उसको छोड़कर जो 2 3 4 थे, 2 3 4 को हमने लॉक कर दिया, ठीक है जी, बंदी बना लिया कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। क्योंकि अगर हमने इनको छुट्टा छोड़ दिया ना तो ये जो हमने प्रिंसिपल पढ़ा है ना कि प्राइस और डिमांड में उल्टा रिश्ता होता है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। समझ में आ गया आपको लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, कि प्राइस और डिमांड में उल्टा रिश्ता है, लेकिन साथ में बाकी फैक्टर में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। यहां तक क्लियर है, पक्का प्रॉमिस, वेरी गुड। और अब आते हैं आज के लास्ट टॉपिक पे, दैट इज एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। इस दुनिया में ऐसा कोई सच नहीं है जो पूरा का पूरा सच हो, हर सच समय के साथ साथ झूठ हो ही जाता है, शर्तें लागू है, इसके ऊपर भी बहुत बड़ा लंबा चौड़ा डिबेट हो सकता है, हम करेंगे अपकमिंग सेशंस में। लेकिन अभी के लिए बॉस, इस दुनिया का हर सच कभी ना कभी झूठ साबित हो जाता है, यानी कि ऐसा भी कुछ है, ऐसे भी पॉइंट्स हैं जहां पे लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है, यानी कि झूठा साबित हो जाता है, राइट। कैसे, मैं आपको बताती हूँ।
यानी कि जब हम कहते हैं कि हमें ऐसे पॉइंट्स बताइए, ऐसी चीजें बताइए जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है, यानी कि आपसे सामने वाला कह रहा है कि ऐसी चीजें जिनका प्राइस बढ़ने पर आप ज्यादा मांग रहे हो और कम होने पे कम मांग रहे हो, राइट। क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि उल्टा रिश्ता है, देखिए ना, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, कम होगा तो बढ़ेगी। और जब वो कह रहा है कि ऐसा नहीं है, एक्सेप्शन है, यानी कि वो आपसे यही तो कह रहा है ना कि प्राइस बढ़ने पर भी तू बहुत ज्यादा मांग रहा है और अगर कम है प्राइस तो भी तू कम मांग रहा है, राइट। उसका उल्टा हो रहा है, फेल हो रहा है लॉ ऑफ डिमांड। तो ऐसी चीज है जिनके प्राइस बढ़ने पर भी आप ज्यादा मांगते हो, सोच के बताइए, राइट। तो पहला है स्टेटस सिंबल गुड, दिखावटी वस्तुएं, ये सिनोनिम्स है, सारे के सारे समान अर्थ हैं। स्टेटस सिंबल, लग्जरी और वैबलेंट गुड्स, पेपर में अलग अलग टाइम पे अलग अलग उठा हुआ है, मतलब एक है। यानी कि ऐसी चीजें जो आप ज्यादा सिर्फ इसलिए मांगते हो क्योंकि उनका जो प्राइस है बॉस वो बहुत ज्यादा है। अच्छी घड़ियां, बाइक, जैकेट्स, परफ्यूम, ज्वेलरी, महंगी महंगी एंटीक वाली पेंटिंग्स जिसको घंटा भर देखने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आता, घंटा समझ में आता है, ठीक है, हम समझने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी कुछ समझ में नहीं आता। और फाइनली समझ में आता है कि सामने वाले ने उस पर इतना पैसा इसलिए खर्च किया क्योंकि उसको दिखाना था कि उसके पास बहुत पैसा, राइट। तो स्टेटस सिंबल चीजों को हम ज्यादा कीमत पर ज्यादा मांगते हैं क्योंकि वो महंगी है और यही रीजन है उनको मांगने का, राइट। उसके बाद आता है फैशन गुड्स, ऐसी चीजें जो फैशन में चल रही हैं। मेरे फ्रेंड ने खरीदी अभी, कूल वाली बीच में चेन चली थी, या फिर आपका बीइंग ह्यूमन की शर्ट चली थी। लड़कियों के फैशन तो हर हफ्ते आते रहते हैं, लड़कों के फैशन थोड़े से लिमिटेड होते हैं, राइट। तो फैशनेबल गुड्स में क्या होता है कि भैया हाँ दोस्त ने खरीदी है, मेरे बजट से बाहर है लेकिन मैं लूंगा, मेरे को चाहिए, नाइस, मुझे वो चाहिए, और वो बजट से बाहर है तो भी हम लेते हैं क्योंकि वो फैशन में चल रही है। तो ऐसी चीज़ों पर भी लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। उसके बाद आता है इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स मतलब घटिया वस्तुएं, राइट। घटिया वस्तुएं मतलब, एग्जाम्पल देती हूँ एक सिनारियो के साथ कि भैया मौसम बदल गया, तड़ातड़ बारिश हो गई, ओले पड़ गए, ओस हो गई, और ऐसे में आप एक जगह अटके हुए हो जहाँ पे बाहर पकोड़े बिक रहे हैं, जो अंकल बेच रहे हैं 2 रुपए के 5 पकोड़े, ठीक है, मान लीजिए, मानने में क्या जाता है, मुझे मालूम है नहीं मिलते 2 रुपए के 5 पकोड़े, मान लीजिए आपको 2 रुपए के 5 पकोड़े मिल रहे। अब दिमाग की घंटी सीधा बजेगी टन और बोलेगी भाई बच के, सावधान रहे, सतर्क रहे, जरूर भैया तेल खराब होगा, बेसन खराब होगा, इतने सस्ते कैसे। लेकिन दिल है कि मानता नहीं, मौसम ऐसा है और आप अटके हुए, आपने कहा यार थोड़ा खा के देखते हैं, तो आप थोड़ा बहुत लेके खा लेंगे, थोड़ा बहुत लेके, लेकिन ज्यादा में लेकर, क्योंकि वो सस्ते हैं, पैक करा के घर लेके नहीं जाएंगे। मे बी आप भी ना खाएं, मैंने एग्जांपल दिया है, मे बी आप में से कुछ लोग ना खाएं, कुछ खाएं, लेकिन खाएंगे तो थोड़ा खाएंगे, राइट। और थोक के भाव से पैक करा के घर लेके नहीं जाएंगे क्योंकि आपको मालूम है कि अगर आप घर पे ऐसे पकोड़े लेके गए तो आपकी खैर नहीं, मम्मी नहीं छोड़ने वाली, ये कहेगी कि तू ऐसी चीजें खाता है बाहर जाके, राइट। तो पॉइंट क्या है कि इंफीरियर गुड्स ऐसी चीज है जो सस्ती है फिर भी हम ज्यादा नहीं मांग रहे क्योंकि वो खराब है, राइट। उसके बाद आता है नेसेसिटी गुड्स, अनलेस एंड अनटिल कोई दिक्कत ना हो। अगेन दुनिया में कोई चीज खराब होती नहीं है, इट्स जस्ट अप टू योर इनकम लेवल कि आप उसे खराब कह रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं। तो यहाँ पे किसी अन्न का मजाक नहीं उड़ाया जा रहा, खुशकिस्मत है अगर हमें खाने को मिल रहा है, लेकिन सिर्फ बताने के लिए बताया जा रहा है कि हाँ अगर किसी चीज का रेट कम है तो उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी, राइट। उसके बाद आता है नेसेसिटी गुड्स, अर्थात अनिवार्य वस्तुएं जो चाहिए ही चाहिए बॉस, उनके बिना जिंदगी पूरी होती नहीं है, ठीक है। नमक, दवाइयाँ, दूध, मसाले, ठीक है। तो नमक और दवाई का तो बॉस ऐसा है कि सस्ता होगा तो भी उतना ही डलेगा खाने में, या फिर आपको ले, अगर मेडिसिन है तो भैया सस्ती है तो भी अगर डॉक्टर ने डोज एक बोलिया तो एक ही लोगे, और महंगी है तो भी एक ही लोगे, राइट। और अगर नमक है तो सस्ता है तो भी जितनी चम्मच डलता है, महंगी होने पे भी उतनी चम्मच ही डलेगा, अर्थात उनके प्राइस में फेरबदल होने से उनकी डिमांड में कोई फर्क नहीं आया क्योंकि वो जितनी, वो जरूरी चीजें हैं, जितनी मात्रा में डलनी चाहिए उतनी डलती ही डलती हैं, राइट। नेसेसिटी गुड्स। उसके बाद आता है हैबिट। हैबिट मतलब आदत। जब किसी चीज की लत लग जाती है तो फिर कौन कमबख्त कीमत देखता है, राइट। एग्जाम्पल तो आपको पता ही होंगे, मेरा एग्जाम्पल, इसमें सारी नशे वाली चीजें आती हैं, और अगर आप मेरी बात करेंगे तो मेरे लिए स्पेसिफिकली आता है अदरक वाली चाय, ठीक है। मैं 12 महीने अदरक वाली चाय पीती, हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है फिर भी क्या करें, आदत है। और जब आपको किसी चीज़ की आदत पड़ जाती है तो आप कीमत से ज़्यादा भाईचारा रखते नहीं हैं। मतलब घर में हमारे यहाँ पे अदरक तब भी आती है जब साल के किसी महीने में वो 60 रुपये पाव मिलती है, 50 रुपये पाव मिलती है, ठीक है। कीमत डजेंट मैटर इफ़ यू आर एडिक्टेड टू दैट गुड।
तो हैबिट हो गई तो भैया आपने प्राइस को नहीं देखा, जो कि गलत है, ठीक है। उसके बाद इमरजेंसी, आपातकाल। भैया सच बताऊं कि कीमत को लेके मोल भाव करना हमारा हक है और हम करते भी हैं, लेकिन एक हद के बाद अगर डील नहीं बनी तो हम छोड़ देते ना, कहते भैया तू ही रख ले, या फिर ठीक है भैया पैक करो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमें मोल भाव करने का टाइम ही नहीं मिलता, इमरजेंसी, आपातकाल, कोई ऐसी जगह जहाँ पे वो चीज़ चाहिए ही चाहिए, तो भैया जितनी कीमत है वो देकर आप उसे लेते ही लेते हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप पूरी तैयारी के साथ पेपर देने गए, बिल्कुल A1 तैयार है, टिच सिलेक्शन होने ही वाला है, पेपर देने के बाद इतनी मस्त तैयारी है, लेकिन वहाँ जाके पता चला हमारा ज्योमेट्री बॉक्स है ही नहीं हमारे पास, राइट। और उस वक्त आपने मांगा भाई पेन दे दे, पेन दे दे, किसी ने आपको दिया नहीं, सबने ऐसी लुक दी, पेन लेके नहीं आया, बताओ हद है। और ऐसे में एक बंदा प्रकट हुआ, उसने बोला मैं दूंगा लेकिन 500 रुपये लूंगा। अब मन तो करेगा गाली देने का, लेकिन फिर भी आप वो पेन लेंगे, क्योंकि आपको मालूम है 2 रुपये का पेन है, 500 रुपये बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप फिर भी लेंगे क्योंकि इमरजेंसी है ना यार, पेपर देना है, सिलेक्शन लेना है, राइट, ठीक है। इमरजेंसी हो गई, कभी भी ऐसी चीज़ें हो जाती है जहाँ पे नेचुरल कैलामिटी आ जाती है, जहाँ पे भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, आपातकाल चीज़ें हो जाती है, तो वहाँ पे चीज़ों के रेट एकदम से शूट अप हो जाते हैं, दूध, बिस्किट, खाना, और अगेन लोगों ने मुंह मांगी चीज़ों पर बेचते भी हैं और लेते भी हैं, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता ना, मेन चीज़ें तो आप लोगे ही लोगे। फिर आता है एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन फ्यूचर प्राइसेस। ये नॉर्मल सा लॉलीपॉप पॉइंट है कि मान लीजिए कल अनियन का रेट जो था वो 50 रुपये किलो था, आज हो गया 70 रुपये किलो, ठीक है। तो भैया रेट ज़्यादा है, आप ऑब्वियस सी बात है 50 से 70 हो गया, तो आप क्या करेंगे, कम मांगेंगे या ज़्यादा मांगेंगे, कम मांगेंगे ना, राइट। आप कम मांगेंगे, मैम कीमत बढ़ गई है, लेकिन गोपनीय सूत्र से पता चला मैम आगे 100 की होने वाली है, तो भैया 70 में हम लपेट लेंगे, भैया दे दे 5 किलो 10 किलो चल जाती है, खराब तो होती नहीं है। तो कीमत कल से ज़्यादा है यार, फिर भी तुमने ज़्यादा ले लिया, क्यों, क्योंकि आने वाले कल में तो और ज़्यादा होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपने प्राइस की परवाह ना करते हुए डिमांड अपने अकॉर्डिंग ली की, समझ में आया, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, बेसिक डिमांड की डेफिनेशन, उसके बाद फैक्टर जो उसको अफेक्ट करते हैं, और उसके बाद लॉ ऑफ डिमांड कर हमने डिस्कस किया वो चीजें जहां पे लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है, राइट, क्रॉस हो जाता है। इसके बाद आती है थैंक यू की स्लाइड, लेकिन थैंक यू बोलने से पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अगले लेक्चर में यानी कि डिमांड पार्ट 2 में एडवांस वर्जन ऑफ डिमांड आएगा, जिसमें हम इलास्टिसिटी करेंगे, डिमांड की लोच, मांग की लोच, जो पेपर में भर भर के आ रहा है, साथ ही कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज, ये सब होगा। मुझे मालूम है आप लोग नए हैं तो शायद आपको ये पता ना हो, एज इन कि इतना नाम ना सुना हो या फिर थोड़ा कम समझ में आता हो, लेकिन यकीन मानिए अगले लेक्चर में सब कुछ पानी की तरह क्लियर हो जाएगा आपके चैनल पर। अभी के लिए इतना ही, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा, समझ में नहीं भी आया तो कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करूँगी। अगर आपको लगता है कि नहीं डाउट बड़ा है तो उसके लिए अलग से लेक्चर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसके लिए अलग से एक लेक्चर बन जाएगा। अगर आपको लगता है किसी टॉपिक पे आपको डाउट है, अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, जस्ट ओनली थिंग आई वांट दैट इज ऑनेस्टी, राइट। आप रिप्लाई कीजिए, कमेंट कीजिए और आपको उसके अकॉर्डिंग अपडेट मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, और हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे, मुझे मालूम है आपका दिल बड़ा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।